नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंपटीशन पॉइंट 9456। मैं आपका दोस्त MS खान आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज जो हमारा सेशन है वो बहुत अहम सेशन है और जिस सेशन की आज हम बात करने वाले हैं ये हमारी कंटिन्यू सीरीज चल रही है जो हम आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं, यानी आधुनिक भारत का आधुनिक इतिहास हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा जो है इसका तीसरा वीडियो है। आपको दिख रहा है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन, क्लास 3 आज है, जिसमें हम इससे पहले 2 क्लास और आपकी कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें आज तक की कहानी जो हुई है वो उसको हम पहले आपको रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए, अगर हम बात करके चलें कि यहाँ पर हमने सबसे पहले जो पढ़ लिया है वो पुर्तगाल पढ़ लिया है, यानी कि पुर्तगाली कंपनी आई थी। और दूसरे रूप में जो हमने पढ़ा है तो वो पढ़ लिया है हमने डच लोग आए हैं। तीसरे रूप में जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर अंग्रेजी कंपनी आई थी। और चौथे जो हमने पढ़े वो डेनिश हमने पढ़े थे, ठीक। इसके बीच में जो है एक कंपनी, डेनिश की तो बात हम करते ही करते हैं, इसके बीच में एक स्वीडिश कंपनी आई थी, ठीक है, स्वीडिश कंपनी आई थी और डेनिश आई थी। तो डेनिश हम पढ़ चुके हैं और स्वीडिश कंपनी भी एक आई थी, यानी कि किसके बाद? फ्रांसीसी कंपनी के बाद अगर हम बात करें तो एक आपकी स्वीडिश कंपनी भी आई थी। हमने अभी तक इनमें से केवल इतनी कंपनियों के बारे में बात कर ली है। वो हमने कौन कौन सी कंपनी की बात कर ली है? एक तो हमने बात करी है पुर्तगाली कंपनी, ठीक, डच कंपनी, अंग्रेजी कंपनी, डेनिश की। यानी कि पुर्तगाली कंपनी क्या थी? पुर्तगालियों की तरफ से वास्को डी गामा, ठीक है, कौन? वास्को डी गामा आए थे पुर्तगाली की तरफ से पहले और उन्होंने ही यहाँ पर अस्तित्व जमाया और पुर्तगालियों ने अपनी एक छाप छोड़ी थी गोवा पर, क्योंकि 1510 में गोवा को पुर्तगालियों ने अपने कब्जे में कर लिया था और उसके बाद जो है तुम देखने को मिलेगा कि 1961 में जाकर वो स्वतंत्र करते हैं। डच की अगर हम बात करें तो डच बेदरा के युद्ध में जो है वो आमना सामना हुआ अंग्रेजों से, ठीक है, और जब जाकर उन्होंने अपना अधिकार जो है अंग्रेजों के हाथ में कर लिया। यानी कि अंग्रेजों ने किस किस कंडीशन से अपना अधिकार स्थापित किया, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। पहली बात यह कि पुर्तगालियों से किस तरीके से उन्होंने अपना अधिकार देखा। तो पुर्तगालियों से इन्होंने विवाह नीति अपनाई, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले इन्होंने जो ब्रिटिश राजकुमार थे उनका विवाह पुर्तगाली महारानी कैथरीन से हो गया था, जिससे कि विवाह नीति से इन्होंने पुर्तगालियों को अपने कब्जे में किया या पुर्तगालियों को अपना अस्तित्व जमाया। अगर डचों की बात करें तो डचों से युद्ध नीति, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों को हरा दिया। बेदरा यानी कि बंगाल का क्षेत्र था, वहां पर एक युद्ध हुआ, वहां पर इन्होंने उसको हरा दिया, ठीक। 1759 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शायद आई थिंक, ठीक। अगर उसके बाद में देखें कि अंग्रेजों ने डेनिश को, तो डेनिश लोग जो आए थे वो 1616 में आए थे। डेनिश लोग जो आए थे वो 1616 में आए थे, ठीक है। और अगर हम डेनिश की बात करके चलें तो डेनिश जो लोग आए थे वो आए थे 1616 ईस्वी में। कब आए थे? 1616 AD में आए थे लोग डेनिश। और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो खोली वो कहाँ खोली? तंजौर में खोली थी। अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? अपनी पहली फैक्ट्री इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? तंजौर में खोली थी। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। और कब खोली थी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पर खोली थी? तंजौर में। और 1745 में यहाँ की एक घटना और घटी। 1745 में, यानी 1745 AD में ये अपना सब कुछ अंग्रेजों को बेचकर ये लोग चले गए। ये सब कुछ अपना बेचकर अंग्रेजों को चले गए, ठीक। इसके बाद में जो कंपनी है तो एक है स्वीडिश कंपनी। थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं कि स्वीडिश कंपनी क्या थी, ठीक है। तंजौर कंपनी डेनिश कंपनी हमने देख ली है। एक छोटी सी कंपनी स्वीडिश है, इसको भी देख लेते हैं कि बाद में भी क्या पढ़ना है, स्वीडिश कंपनी को बाद में क्या पढ़ना है। तो देखिए, स्वीडिश कंपनी जो आई थी वो आई थी 1731 में आई थी। कितने में आई थी? 1731 में आई थी स्वीडिश कंपनी, ठीक। रही बात यह कि स्वीडिश कंपनी 1731 में आई थी। सबसे ज्यादा जो थी, यानी कि ऐसा कह सकते हैं सबसे ज्यादा जो इस पर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि सबसे बाद में आने वाली कंपनी जो है वो कौन सी? तो हम इसे लिख सकते हैं कि सबसे बाद में आने वाली जो कंपनी है वो यही है। तो पहला क्वेश्चन तो इसका ये बन गया कि सबसे बाद में आई थी स्वीडिश कंपनी। दूसरी अगर हम बात करें ना तो इसका एक बात आपको और याद रखनी है, यहाँ पर इसमें जो व्यापार करा है ना वो चीन के अधिकार क्षेत्र में ज्यादा किया है इन्होंने। स्वीडिश कंपनी ने जो करा है वो चीन के अधिकार क्षेत्र में ज्यादा किया था व्यापार। मतलब क्या है? मतलब ये है
कि इन्होंने भारत में कम व्यापार किया था स्वीडिश कंपनी ने, और ये चीन के अधिकार क्षेत्र में ज़्यादा किया था। इसी चीज़ को लेकर जो है हम इन स्वीडिश कंपनी को नहीं पढ़ते, हम किसको पढ़ते हैं, हम फ्रांसीसी कंपनी को पढ़ते हैं। ज़्यादातर हम बढ़िया देते हैं वो किसको देते हैं, फ्रांसीसी। इन कंपनियों में से जो महत्वपूर्ण कंपनियां हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, एक तो पुर्तगाली कंपनी है, एक डच कंपनी, अंग्रेज कंपनी तो आती ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेनिश कंपनी है और फ्रेंच कंपनी। कई बार डेनिश कंपनी का भी विकल्प नहीं दिया जाता, क्वेश्चन नहीं दिए जाते। चलिए, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। और वो सेशन क्या है हमारी है आज फ्रांसीसी कंपनी। यानी कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि यूरोपीय कंपनियों में कौन सा, फ्रांसीसी कंपनियां। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज के टॉपिक में क्या है, फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी, ठीक। इसे पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातों को ध्यान में रखते हैं। वो क्या है, देखिए आपने सुना होगा, जो हमने इससे पहले वीडियो में देखा था उसमें ये देखा था कि फ्रांसीसी कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1664 ईस्वी में हुई थी। ये हम पहले बता चुके हैं, 1664 ईस्वी में इसकी मतलब स्थापना हो गई थी कंपनी की। दूसरी बात, उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो थी 1668 में खोल दी थी। कब खोली थी, 1668 में। डेटों से याद करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं क्या है। देखिए फ्रांसीसी कंपनी जो फ्रांस से जुड़ी हुई है, और फ्रांस कहाँ का देश है, फ्रांस कहाँ का, यूरोप का देश है, तो इस वजह से यूरोपीय कंपनी में आता है। तो फ्रांस में भी राजशाही शासन चल रहा था। फ्रांस में भी क्या चल रहा था, राजशाही शासन चल रहा था। और एक राजा हुए वहाँ पर, एक राजा हुए जिसका मैं बता दूँ, 1664 में एक राजा हुए जिसका नाम है आपका लुई 14। लुई 14, इसे हम रोमन गिनती में 14 भी बोलते हैं, लुई 14। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, लुई 14। क्या लिख सकते हैं भाई, लुई 14 था। ठीक है, तो इस समय का राजा जो था वो लुई 14 था, जिसने क्या करा, कंपनी की स्थापना करी। ठीक, तो जिस समय पर भारत में कंपनी आई थी फ्रांसीसी, ये क्वेश्चन आया था, जिस समय भारत में कंपनी आई थी फ्रांसीसी, उस समय पर फ्रांस के राजा कौन थे, तो फ्रांस के राजा थे लुई 14। ठीक है, अब रही बात यह कि यहाँ भी व्यापार करने की जो है मनसा पैदा हुई। क्या हुई, व्यापार करने की मनसा यहाँ पर पैदा हुई। और क्या, इन्होंने जो है एक नोटिस दिया। देखिए आराम से बातों को कहानी वाइज पढ़ेंगे ना तो अच्छा याद रहता है। इन्होंने एक नोटिस दिया भारत के लिए, और भारत ने इनको इजाज़त दी व्यापार करने की। यानी कि लुई 14 ने एक नोटिस जारी किया, और किसके पास जारी किया, भारत सरकार, मतलब भारत के पास जारी किया। तो उन्होंने जब देखा कि भाई भारत में जो है, इस समय पर आप देख रहे हो 1664 की बात चल रही है, इस समय पर मुगल काल जो है यहाँ पर भारत में अधिकार में था, मुगल काल का अधिकार था पूरा। ठीक है, किसका, मुगल काल का अधिकार चल रहा था। ठीक, और यहाँ पर जब मुगल काल में उन्होंने नोटिस भेजा तो इन्हें व्यापार करने की इजाज़त मिल गई। ठीक है, अब घटना या परिस्थिति कहाँ घटी, तो ऐसी क्या घटना जो घटी, तो 1668 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो खोली वो कहाँ खोली, सूरत में। कहाँ पर खोली, सूरत में। देखिए अगर आप इस तरीके को अगर ड्रॉ, मैप से ड्रॉ करके अगर करोगे तो बहुत अच्छा। देखो मैंने एक छोटा सा ये मैप बना लिया, यहाँ पर आपका क्या हो चुका है, सूरत। तो इन्होंने यहाँ जो कंडीशन करी वो 1668 में करी। यहाँ पर अपनी फैक्ट्री जो खोली वो कब खोली, 1668 में। इसके एक साल बाद ही 1669 में इन्होंने एक साल बाद ही कहाँ अपनी फैक्ट्री कहाँ खोली, मसूलीपट्टम में खोली। मसूलीपट्टम में अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली। अब मसूलीपट्टम कहाँ, यहाँ नीचे। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री खोल दी मसूलीपट्टम में। ठीक है, मसूलीपट्टम कहाँ पर खोली, मसूलीपट्टम में। मसूलीपट्टनम में यहाँ खोली इन्होंने दूसरी फैक्ट्री। कब खोली, 1669 में इन्होंने अपनी यहाँ फैक्ट्री खोली। तो देखो एक तो ये याद हो गया, कि 1668 में पहली फैक्ट्री सूरत में, और 1669 में अपनी फैक्ट्री कहाँ खोली इन्होंने, मसूलीपट्टम में खोली। ठीक, इसके बाद में इन्होंने 1773
1673 में, सॉरी 1673 में, सॉरी आई थिंक कितना 1673 में इन्होंने पांडुचेरी के कुछ अधिकार क्षेत्र को जीत लिया, यानी पांडुचेरी के अधिकार क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते होगे, संविधान में पढ़ते होगे कि पांडिचेरी जो है उस पर फ्रांसीसियों का जो अधिकार है वो 1954 तक रहा था। कब तक रहा था? 1954 तक नियंत्रण रहा था। तो आप समझिए कि पांडिचेरी का पर जो अधिकार आया फ्रांसीसियों का वो कितना आया? 1773 में आया बेटा। उसके बाद में ये कब तक नियंत्रण में नहीं? अगर हम बात करें कब तक नियंत्रण में, तो 1954 तक रहा। तो ये बात याद रखते हैं, हम संविधान में पढ़ते हैं इसको, संविधान में हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं, ठीक है। संविधान में हम इसको पढ़ते हैं कितना कि 1954 तक हमको क्या था? 1954 तक हमारा अधिकार रहा था किस पर? मसूलीपट्टनम पर। किसका? फ्रांसीसियों का। और हमें आज़ादी मिली यहाँ पर। फिर अगर एक और बात हम ऐड करके चलें तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो हमारे, जैसे 1674 में एक डेट थी आपकी, 1674 में इन्होंने एक क्षेत्र था आपका 1674 में चंद्रनगर। कौन सी जगह थी? चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। और चंद्रनगर के साथ साथ आपको दो क्षेत्र और याद रखने हैं। एक तो याद रखना है आपका कराईकलम। क्या याद रखना है? कराईकलम। और दूसरी याद रखनी है माही, ठीक है। इनको ही मिलाकर एक क्षेत्र बनता है हमारा पांडिचेरी। तो इनको भी हम देख लेते हैं। देखिए माही कहाँ पर है? ये आपका जो है केरल वाला एरिया है। ये क्या है आपका? केरल वाला एरिया भैया। तो यहाँ पर जो केरल वाले एरिया में यहाँ पर क्या है? माही, ठीक है। आपको पता चलना चाहिए ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी मैपिंग भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है एक एरिया है हमारा तमिलनाडु मद्रास वाला एरिया। कौन सा है? तमिलनाडु मद्रास वाला एरिया है। और यहाँ पर हमारा जो है एक पांडुचेरी क्षेत्र है, पांडुचेरी क्षेत्र है, ठीक है। और चंद्रनगर जो है, चंद्रनगर वाला क्षेत्र है। यहाँ पर हमारा जो एक क्षेत्र है आंध्र प्रदेश वाला है। यहाँ पर जो हमारा क्षेत्र है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश क्षेत्र वाला है। तो आपने यहाँ देखा होगा यनम जगह आपने सुनी होगी, यनम, ठीक है। ये यनम जगह देखी होगी। तो यनम, पांडुचेरी, चंद्रनगर और माहे और कराईकलम, ठीक है। इनको मिलाकर हमारा क्या बनता है? इनको मिलाकर हमारा क्या बनता है? पांडुचेरी केंद्र शासित राज्य बनता है। वो केंद्र शासित राज्य जिस पर 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने कब्जा किया था। फ्रांसीसियों ने कब्जा किया था और 1954 में इन्होंने अपना अधिकार यहाँ से जमाया था। इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती गई, कहानी जो है आगे बढ़ती गई। और ये कहानी इस हद तक बढ़ी कि इनमें अंग्रेजों की तरह ही फ्रांसीसियों ने भी अंग्रेजों की तरह ही भारतीय प्रशासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। यानी कि भारत के अधिकारों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, भारत के कामों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, व्यापार में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर दिया। मतलब जैसे अंग्रेज लोगों का अधिकार जो था वो मध्य भारत पर अधिकार था कुछ क्षेत्रों पर, और इनका जो दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों पर जो है अधिकार होना शुरू हो गया। मगर स्थिति कब बिगड़ती है? स्थिति जो बिगड़ती है, जब वो बिगड़ती है, एक घटना ऐसी घटती है कि व्यापार करने के लिए जो है मध्य भारत की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। कौन? फ्रांसीसी। उधर अंग्रेज जो चाहते हैं वो करना चाहते हैं दक्षिण भारत में व्यापार। और एक जगह है कर्नाटक। उस कर्नाटक वाली जगह में जब अंग्रेज व्यापार करने के लिए आते हैं और उसमें पहले से ही कर्नाटक वाले क्षेत्र में जो है वहां फ्रांसीसियों का अधिकार वाला क्षेत्र आता था, ठीक। अंग्रेजों का भी कुछ क्षेत्र आता था। जैसे ही कर्नाटक में उतरना चाहते हैं तो उनके बीच में जो है एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। किसकी स्थिति पैदा होती है? संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। और उसी स्थिति को हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो अब हम एक चार्ट के माध्यम से करेंगे, इसके चार्ट के माध्यम से करेंगे, ठीक है। और अब पहले हम इस पर एक चार्ट ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में जो है आपको उस चार्ट के बारे में बताएंगे कि 3 कर्नाटक युद्ध जो है वो किस तरीके से होने वाले हैं, ठीक है। तो अब जो है हम देखेंगे कि अब वो 3 युद्ध, उनमें कौन कौन से कारण थे, उनकी वजह क्या थी, कौन कौन सी डेट थी 3 युद्धों में, और जो भारत और अंग्रेजों और फ्रांसों के बीच में हुए थे जिन्हें हम कर्नाटक युद्ध का नाम देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि उनके क्या कारण थे। हर एक युद्ध का अलग अलग कारण है, हर युद्ध के अलग अलग संधि है, हर युद्ध में अलग अलग कुछ विशेषता है और उनके अलग अलग डेट हुई हैं, अलग अलग उनके महत्व थे, ठीक है। चलो अब उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कर्नाटक युद्ध
जो क्या था, जब फ्रांस की जो फ्रांसीसी कंपनी थी और अंग्रेजी जो कंपनी थी, यानी अंग्रेजों की जो कंपनी थी, तो उनके अकॉर्डिंग जो आपसी संघर्ष हुआ वो बाद में किस रूप नाम से उठा, वो कर्नाटक युद्ध नाम दिया। अब देखिए कर्नाटक युद्ध नाम इसको क्यों दिया। सबसे पहली बात ये, अभी मैंने आपके सामने मैप ड्रॉ किया है, ठीक है, और इसमें मैप ड्रॉ में जो है आपका सारा जो है कर्नाटक युद्ध के बारे में दिया है, और ये सारे वो नोट पॉइंट हैं जो आपको बहुत विशेषकर आपको आपकी कॉपी में होने चाहिए, और आपको बहुत ही चुनिंदा तरीके से इनको चुना गया है, ठीक है। देखिए ऐसा हुआ कि स्थिति कहीं कहीं ऐसा था कि 3 युद्ध हुए, कहीं किसी युद्ध का कारण कुछ और था, किसी युद्ध का कारण कुछ और था, ठीक है। कभी स्थिति यूरोप में बिगड़ी और कभी स्थिति भारत में बिगड़ी। उन्हीं स्थितियों को लेकर आमना सामना जो हुआ वो किसका हुआ, वो अंग्रेजों का और फ्रांस वाले लोगों का जो है आमना सामना यहाँ पर हुआ। उसी आमने सामने को, उसी आपसी संघर्ष को जो नाम दिया गया वो दिया गया कर्नाटक युद्ध, ठीक है। ये कर्नाटक युद्ध नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो काम चल रहा था कर्नाटक के उत्तराधिकार, कर्नाटक में ही व्यापार को माध्यम बनाकर किया गया था। तो ये ऐसा होता है कि बहुत ही डाउट वाला और डिफिकल्ट मतलब पॉइंट है जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। क्यों? क्योंकि इसमें कई बार डाउट्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आरओ के एग्जाम होते हैं, उन एग्जामों में एक तरफ दे दी जाती है इनकी डेट और एक तरफ दे दिया जाता है इनकी घटना कारण। तो यहाँ पर देखो 3 युद्ध आपके सामने हैं। सबसे पहले युद्ध, कारण, फिर काल, कारण, संधि और विशेषता। सारी बात आपको इसी तरीके से याद करनी है। अब ये हमें याद कैसे करने हैं, आज हम इसको अभी बिल्कुल याद कराएंगे आपको, और ये बिल्कुल आज ही आज में याद हो जाएंगे और आपको यहाँ से कोई भी डाउट होने वाला नहीं है। चलो कोशिश करते हैं कि हम इसको अच्छे तरीके से और तैयार करने की। तो देखिए हमें कभी भी जो मैप होता है ना वो इस तरीके से ड्रॉ नहीं करना होता है। हमें जो युद्ध होते हैं वो इस तरीके से ड्रॉ करने नहीं होते। जब भी हम तालिका होती है कहीं बनी हो, हमें इस तरीके से ड्रॉ नहीं करनी चाहिए, हमें इस तरीके ड्रॉ होनी चाहिए। तो चलिए एक नज़र में पहले देखते हैं कि युद्ध कितने हुए कर्नाटक युद्ध, 3, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक। पहले का काल है 1746 से लेकर 48 तक, दूसरा काल है 1749 से लेकर 54 तक, ठीक है। तीसरे का है 1756 से लेकर 63 तक, ठीक है। तो देखिए पहले अब आप इनको इतनी बात को याद करो, कर्नाटक कितने युद्ध हुए, 3, पहला, द्वितीय और तृतीय। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक, 1746 से 1748 तक। एक साल बाद दूसरा कर्नाटक युद्ध, एक साल बाद दूसरा कर्नाटक युद्ध 48 से आपका जो हुआ था दूसरा हुआ था 49 से, यानी 48 तक हो गया था, दूसरा हुआ था 49 से 5 साल तक चला, और वो कब तक हुआ, 54 तक। तृतीय जो हुआ वो हुआ 2 साल बाद। कब हुआ, 2 साल, यानी कि 1 साल का गैप उसमें था, ठीक है। 1 साल का गैप इसमें था हमारा, ठीक है। देखो यहाँ पर 1 साल का गैप यहाँ था, तो इस समय 48 में 1 साल का गैप 49, और कितना हो गया, 54। 54 में 2 साल का गैप, 54 में 2 साल का गैप 56, और कितने साल में हुआ, 2 साल का युद्ध ये, और मतलब 5 साल का ये, और टोटल कितना हो गया, 7। अब याद इसी को कर लो ट्रिक से, कितने वर्षों तक चला, 2 वर्षों तक, ठीक है। और इसमें अंतर कितने का है, इसमें अंतर है 1 वर्ष का। कितने का अंतर है, 1 वर्ष का। ऐसे कर लीजिए 1746 से 2 वर्षों तक 1748 तक चला युद्ध प्रथम। इसके 1 साल बाद 1748 में समाप्त हुआ, तो 1 साल बाद 1749 से 5 सालों तक जो चला द्वितीय कर्नाटक युद्ध चला। अब देखिए जब द्वितीय युद्ध चला तो कितने अवधि तक चला, ये कितने अवधि तक चला, ये देखिए आप कितने अवधि तक चला, ये 5 वर्षों तक चला, 5 वर्षों तक चला। तो ये कितने वर्षों तक चला, 5 वर्षों तक चला। और उसके कितने साल बाद, उसके कितने साल बाद, देखिए ये 1 साल बाद, और 54 के 2 साल बाद, कब तक, 56 तक। इस तरीके से आप इस ट्रिक को याद रख सकते हो। अब हम इसी तरीके से याद करते हैं कर्नाटक युद्ध। 3 कर्नाटक युद्ध हुए, पहला, दूसरा और तीसरा, हो गया आसानी से याद। पहला कर्नाटक युद्ध हुआ 46 से 48 तक, पहला कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से 1748 तक। इसके 1 साल बाद, 48 के 1 साल बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, यानी कि 49 में, 1749 से 5 साल तक ये चला, और 1754 तक, 1754 तक। फिर इसके 2 साल बाद, पहला 1 साल बाद, अब के 2 साल बाद, 54 में 2 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो 1756 से, अब देखिए कितने वर्षों का है ये, 7 वर्षों का, क्योंकि ऊपर 2 और 5, यानी कि बेटा 2 और 5 दोनों जोड़ के कितना आ जाएगा, 7 वर्षों तक का युद्ध हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 7 वर्षों का युद्ध हुआ। तो देखिए अब आपने याद कर लिया होगा आसानी से।
पहला, द्वितीय, तृतीय, 46 से 48, 49 से 54 और 56 से 63। क्लियर डेट। अब हम इसी तरीके से देख लेते हैं इनके कारण क्या है। इनके कारण क्या है, तो देखिए कारण क्या है। सबसे पहले का कारण क्या है आपका ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार, फिर दूसरे में क्या है हैदराबाद कर्नाटक उत्तराधिकार को लेकर, और ये सप्तवर्षीय युद्ध। चलिए इसमें थोड़ा सा बात करते हैं। पहले क्या है, ऑस्ट्रिया यूरोप में एक देश है, ऑस्ट्रिया यूरोप में वहाँ देश है एक, और वहाँ पर क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया के अधिकार को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर दो गुट, यानी फ्रेंच चाह रहा था, फ्रेंच लोग चाह रहे थे, फ्रांस के लोग चाह रहे थे कि हमारा उत्तराधिकार होना चाहिए, और ब्रिटेन के लोग चाह रहे थे कि हमारा भी उत्तराधिकार होना चाहिए। तो उन दोनों के उत्तराधिकार को लेकर, उन दोनों के उत्तराधिकार को लेकर वहाँ पर ये वाला युद्ध हुआ। तो पहला कारण क्या हो गया, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर। ठीक है, देखिए जब भी परीक्षा में आएगा तो आपको इसी तरीके से कारण दिखेंगे, क्योंकि आपके परीक्षा में क्या होगा कि एक तरफ डेट दे देगा और एक तरफ दे देगा इनके कारण, या ऐसा दे सकता है प्रथम द्वितीय तृतीय दे सकता है और एक तरफ इनकी डेट दे सकता है। ठीक है, इस तरीके से वो दे सकता है। दूसरा क्या हुआ कि भारत में एक हैदराबाद स्थान था, हैदराबाद, और दूसरा स्थान था कर्नाटक। वहाँ के ऐसा होता था जब भी कोई राज्य में किसी राजा या किसी उत्तराधिकारी की अगर डेथ हो जाती थी तो उसके उत्तराधिकार को लेकर आपस में संघर्ष होता था कि कौन उसका उत्तराधिकारी बनेगा। तो हैदराबाद और कर्नाटक में जो हुआ कि वहाँ के जो राजा थे वो आप कहते हैं कि उनका देहांत हो गया। ठीक है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे उनका उत्तराधिकार। तो वहाँ पर एक गुट को जो सपोर्ट कर रहा था वो फ्रेंच गुट कर रहा था, और एक गुट को जो सपोर्ट कर रहा था बेटा वो कर रहा था यानी कि अंग्रेज लोग। तो इसमें आपको बहुत सारे नाम देखने मिलेंगे, जैसे चंदा साहिब मिलेंगे, ठीक है, अनवर साहिब मिलेंगे, चंदा साहिब, अनवर साहिब और मुजफ्फर जंग, ऐसे नाम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे आगे जब आप इनको पढ़ेंगे। तो लेकिन इतने नाम जो है ना जब अच्छे होते हैं याद रखने के, जब आप किसी मेंस में आपका ऑप्शनल हो तो हिस्ट्री, अगर आप पीटी दे रहे हो किसी भी एग्जाम का तो भी अच्छा है, वनडे एग्जाम दे रहे हो तो उसमें ऐसे नामों की याद रखनी नहीं होती कि चंदा साहिब कौन था, ठीक है, अनवर साहिब कौन था, या मुजफ्फर जंग कौन था, नासिर अहमद कौन था, नशीर अहमद कौन था, ऐसे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। उनका संबंध वैसे यहाँ से जुड़ा हुआ। तो एक जो आपका था कर्नाटक हैदराबाद उत्तराधिकार को लेकर था। तीसरे में अगर हम बात करें तो यूरोप में एक सप्तवर्षीय घटना चल रही थी, जैसे सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। तो 7 वर्षों से वहाँ पर उस संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही थी, और जिसका जो थी आग इंडिया में भी देखने को मिली हमें, कि ऐसा लगा कि इंडिया में भी उसके प्रभाव देखने को मिला। तो अब हम याद करेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया के अधिकार को लेकर, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो कारण था वो हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर, और तीसरा था सप्तवर्षीय संघर्ष, यूरोप में होने वाले 7 वर्षों का आपसी संघर्ष, वो कारण था। तो हमने यहाँ तक कारण देख लिए हैं। अब देखिए इनके बीच में जो हुई थी कुछ हुई थी संधियाँ, इनके बीच में जो हुई थी ये हुई थी कुछ संधियाँ, ये इनके बीच में हुई थी कुछ संधियाँ। तो देखिए एक्सला सापेल संधि, ये एक संधि हुई थी, और एक ये हुआ था पौंडीचेरी की संधि और एक पेरिस की संधि। तो देखिए संधि जो होती है वो डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, लगभग जिस समय में युद्ध समाप्त हुआ उसी समय में जो है देखिए संधि हुई। ठीक, यहाँ पर युद्ध समाप्त हुआ 54 में, तो यहाँ थोड़ा सा 54, 55 एक थोड़ा सा इसके नियर ही है, तो 55 में हुआ, और यहाँ पर जो संधि हुई वो 63 में युद्ध समाप्त हुआ, और 63 में क्या हुआ हमारी संधि। तो आपको याद रखना है कि एक्सला सापेल संधि, एक्सला सापेल संधि, एक्सला सापेल संधि हुई, पांडिचेरी की संधि हुई और पेरिस की संधि हुई। तो याद रहेंगे पहले कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था, एक्सला सापेल संधि हुई थी, दूसरे में क्या हुआ था पांडिचेरी का युद्ध हुआ था, क्योंकि हैदराबाद कर्नाटक पांडिचेरी के इधर आते हैं, इस वजह से यहाँ पर पांडिचेरी की संधि हो गई। यूरोप में जो हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, वहाँ पर इसलिए यूरोपीय संधि वहाँ हुई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके क्या कुछ विशेष कारण हैं। तो देखिए कुछ संधि का मतलब क्या होता है, समझौते होते हैं। संधि का मतलब क्या होता है, समझौते होते हैं। संधि का मतलब क्या होता है बेटा, समझौते होते हैं। अब देखते हैं इनके बाद में कुछ विशेष कारण क्या थे। ठीक है, इनकी क्या विशेषता है। अब विशेषता पर थोड़ा सा नजर मारेंगे, इस विशेषता पर थोड़ा सा नजर मारेंगे, क्या नजर है। देखिए डुप्ले जो थे फ्रांस के गवर्नर थे, डुप्ले क्या थे, फ्रांस के गवर्नर थे, और वहाँ उन्होंने मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर को, यानी कि मॉरिशस का जो फ्रेंच गवर्नर था, मॉरिशस का फ्रेंच गवर्नर, उसको कौन था, लाब्रे डाबे, कहीं कहीं इनका नाम लूब्रे डाबे भी मिलता है, कहीं कहीं लाब्रे डाबे भी मिलता है। तो लाब्रे डाबे को जो है इन लोगों ने क्या था बुलाया, और आपसी क्या हुआ कि डुप्ले के जो गवर्नर थे उन्होंने सहायता के लिए मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर को बुलाया, और उन्होंने आपस में मिलकर जो है अंग्रेजों से संघर्ष किया। और उस संघर्ष को कब हुआ था, ये 1748 में एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं सेंट थोम का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, सेंट थोम का युद्ध हुआ। परंतु इस युद्ध का कोई ज्यादा बड़ा रिजल्ट आया नहीं, और उसमें क्या हुई, एक्सला सापेल संधि हुई। कौन सी संधि हुई, एक्सला सापेल संधि हुई। ठीक है, और उसमें नतीजा ये निकला कि जो मद्रास, जो ये मद्रास किसके पास था, कभी ये फ्रेंच के पास था, ये मद्रास फ्रेंच के पास था, तो फ्रेंच वालों ने इन्हें किन्हें दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया, यानी बराबर की स्थिति में
ये युद्ध समाप्त हो गया था, ये संधि हुई, संधि का मतलब था समझौता, और बराबर की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली। ठीक, यूएसए वाला जो एरिया था ये किन पर था, ये अंग्रेजों पर था, कभी ये क्या था, अंग्रेजों पर था, और इन्होंने किसे दे दिया था, फ्रेंच को दे दिया था। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो हिस्सा मद्रास का फ्रेंच के अधिकार में था वो उन्होंने हिस्सा अंग्रेजों को दे दिया। ठीक, ये देखो अंग्रेजों को दे दिया, रेड कलर से मैंने कर रखा है। ठीक, जो यूएसए का अंग्रेजों पर हिस्सा था, अधिकार था, आया था, जो यूएसए में यानी कि अमेरिका में जो कुछ क्षेत्र थे जो अंग्रेजों के अधिकार में थे वो उन्होंने फ्रेंच को दे दिया। तो इस तरीके से आपसी भारतीय और अमेरिका, भारत की कुछ जमीन या कुछ जगह, कुछ स्थान, और अमेरिका के कुछ स्थानों में लेकर आपसी समझौता हो गया। इस वजह से कहते हैं एक्सला-सापेल संधि। इस तरीके से इस युद्ध की घटना थी। अब बात करते हैं द्वितीय युद्ध में। तो द्वितीय युद्ध हुआ था अंबूर का युद्ध। द्वितीय युद्ध क्या हुआ था, अंबूर का युद्ध हुआ। ठीक है, कहाँ किस चीज का युद्ध हुआ, ये अंबूर का युद्ध हुआ यहाँ पर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर किसका, अंबूर का युद्ध। और जैसे ही अंबूर का युद्ध हुआ पांडिचेरी की संधि को लेकर, तो क्या हुआ कि दो गुट बन गए। एक गुट जो बना हमारा क्या बना, फ्रेंच गुट, और एक बन गया अंग्रेज गुट। ठीक है, इस युद्ध में कुछ तो लोग कर रहे थे फ्रेंच गुट के, फ्रेंच गुट जो था तो वो कुछ सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच वाले इस युद्ध में, और कुछ कर रहे थे अंग्रेजी लोग खुद में। और ये जब आपसे युद्ध हुआ उसे कहते हैं अंबूर का युद्ध। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, फिर एक सबसे बढ़िया कारण जो है वो ये है बांडीवास का युद्ध। और बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ। बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको करना है कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ, 1760 को हुआ। ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारे युद्ध हो चुके हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। प्लासी का युद्ध, ठीक है, बक्सर का युद्ध, उन पर भी बात करेंगे हम, मगर वो युद्ध अलग एक वीडियो बनाएंगे, उनमें बताएंगे कि क्या कारण है। पहला आप ये समझिए कि कर्नाटक के कौन से युद्ध में, कर्नाटक के कौन से युद्ध में फ्रांस की सत्ता समाप्त हो गई। तो आपसे क्वेश्चन सीधा पूछेगा, कर्नाटक के तृतीय युद्ध में फ्रांस की सत्ता पूरी तरीके से समाप्त हो गई और सीधा अधिकार जो है अंग्रेजों के हाथ में चला गया। और फ्रेंच लोग जो थे उनका अस्तित्व जो है ना के बराबर रह गया। वो कुछ ही स्थानों पर भारत के कुछ ही स्थानों पर अपना अधिकार जमा कर अपना गुजर बसर या अपने शासन को कमजोर रूप से व्यतीत करने लगे। तो यहाँ पर क्या था कि अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजों की विजय हुई और फ्रेंच लोगों का क्या हुआ, इसमें पतन हो गया। अंग्रेज लोगों की जो हुआ क्या हुई, विजय हुई, और फ्रेंच लोगों का क्या हुआ, पतन। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि नेतृत्व जो किया था बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से किसने किया था, तो वो किया था आयरकूट ने, और फ्रेंच की तरफ से जो किया था वो किया था काउंट लाली ने। ठीक है, चलिए एक बार अब एक एक युद्ध को देख लेते हैं। पहले हमने देखा इस तरीके से स्लाइड बनाकर, अब देखते हैं एक एक युद्ध को। हम पहले देखते हैं प्रथम युद्ध कब हुआ, 1746 से 1748 तक 2 वर्षों का युद्ध चला। कारण था उत्तराधिकारी का युद्ध। संधि कौन सी हुई, एक्सला-सापेल संधि हुई। और उस संधि वो हुई क्यों, क्योंकि डुप्ले ने लाब्रेडाबे को, मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर को बुला लिया और उसमें युद्ध की स्थिति पैदा हुई, सेंट थॉमस का युद्ध। ठीक है, मद्रास पे एक दबदबा बना और वहां पर युद्ध हुआ, सेंट थॉमस का युद्ध। ठीक है, मद्रास पर अधिकार फ्रेंच का आ गया था और यूएसए पर अधिकार किसका आ गया था, अंग्रेजों का। मगर जो एक्सला-सापेल संधि हुई तो इसमें यह बंटवारा हुआ कि मद्रास का कुछ हिस्सा अंग्रेजों को दे दिया गया और अंग्रेजों ने यूएसए का कुछ हिस्सा जो है वो फ्रेंच लोगों को दे दिया गया। इस तरीके से पहले युद्ध को किया गया यहाँ पर समाप्त। उसके एक साल बाद द्वितीय युद्ध हुआ, 1749 को लेकर 54 तक 5 वर्षों तक युद्ध चला। ये युद्ध अब यूरोप में नहीं है, ये युद्ध कहाँ पर हुआ, ये आग जो कहाँ चली, यूरोप में तो चली, ये आग कहाँ पर चली, वो आग इंडिया तक आ गई। और ये युद्ध इंडिया में हुआ और इंडिया में हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर ये युद्ध हुआ। इसमें आपकी पांडिचेरी की संधि कब हुई और क्यों हुई, तो देखिए अंबूर का युद्ध हुआ जिसमें एक गुट फ्रेंच था और दूसरा अंग्रेजी गुट था। आपसी संघर्ष को लेते हुए इनको बाद में क्या करा, पेरिस पांडिचेरी की संधि पर बंटवारा किया कि पांडिचेरी के कुछ हिस्सों पर फ्रेंच वालों को अधिकार करने की परमिशन दे दी गई कि आप लोग यहाँ पर रह सकते हो कुछ क्षेत्रों पर, और सारा कामकाज करने का अधिकार जो है वो किसको मिल गया, अंग्रेजों को। और हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर यहाँ से सीधे यही क्वेश्चन पूछेंगे आपको। तीसरा जो युद्ध था वो हमारा था 1756 से लेकर 63 तक 7 वर्षों तक। इसका कारण था सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में चल रहा था, उसकी आग जो है थोड़ा थोड़ा ऐसा देखिए कि यहाँ पे भी भारत में भी देखने को मिली और प्रभाव भारत में पड़ा। ठीक है, और बांडीवास का नाम से एक युद्ध हुआ 1760 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी युद्ध के कारण फ्रेंच लोगों का अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो चुका है, यहाँ से इनका अस्तित्व पूरी तरीके से यहाँ से खत्म हो गया। और अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व किया था वो आयरकूट ने किया था और फ्रेंच लोगों की तरफ से जो क्या था काउंट लाइन ने का था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की बात समझ में आई होगी। तो आप लोग अगर नोट करना चाह रहे हो तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बोर्ड से थोड़े समय के लिए हट रहा हूँ। ठीक है।
ठीक है, आपने कर लिया होगा नोट जो भी है। ठीक है, इस तरीके से हम इन युद्धों को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखना है कि इसके आगे कहानी क्या थी, इसके आगे कहानी क्या थी, ऐसा क्या घटना हुई, क्या घटनाएं घटी, उसको देखने के लिए हमको अब जो पढ़ना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा उत्तर मुगल काल, क्योंकि जब तक हमको आगे का आधुनिक इतिहास जब तक समझ में नहीं आने का, जब तक हमें उत्तर मुगल काल के बारे में बात नहीं आएगी, समझिए। ठीक है, क्योंकि उत्तर मुगल काल के बाद में क्या था कि ये जो कहानी है ये उत्तर मुगल काल की कहानी चल रही है, तो यहाँ पर इससे आगे की कहानी जो है आधुनिक इतिहास में हमको पता होनी चाहिए कि कौन से राजा ने कौन सी घटना और किस राजा को किस तरीके का नाम दिया जाता था। तो चलिए आप थोड़ा सा मुगल काल के बारे में बता देते हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि मुगल काल से किस किन राजाओं की बात है और कौन कौन से राजा शासक थे। तो अगर मुगल काल की हम बात करें, उत्तर मुगल काल या मुगल काल की सबसे अगर हम पहले बात करें मुगल काल, अगर मुगल काल की बात करें तो 1526 से लेकर 1857 तक मुगल काल का अस्तित्व था, मगर ये दो भागों में कन्वर्ट हुआ। एक तो हुआ जो मुख्य मुगल शासक थे, मुगल शासक थे यानी कि शक्तिशाली शासक थे। एक तो ये थे जो आपके मुख्य शक्तिशाली शासक थे, एक थे कमजोर मुगल शासक थे। तो एक ये थी कंडीशन। तो मुगल कालों को दो भागों में देखने को मिलता है। एक तो क्या होता है कि 1526 से लेकर 1707 तक मुगल काल का जो था वो बहुत अच्छा शासन रहा था। ठीक है, और 1707 से लेकर 1857 तक ये जो मुगल एम्पायर रहा था, ये रहा था, इसी को कहते हैं हम उत्तर मुगल काल। इसी को कहते हैं उत्तर मुगल काल, हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसको भी कि क्या क्या कंडीशन है, कैसे कैसी कंडीशन थी। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो मुगल काल के प्रमुख शासक थे वो कौन कौन थे, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको जो है थोड़ा सा इस तरीके से मैप को मतलब अपना ड्रॉ करना है कि जिससे कि आपको प्रमुख या प्रारंभिक मुगल काल समझ में आ जाए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रारंभिक मुगल काल। क्या लिख सकते हैं? प्रारंभिक मुगल काल। और इस साइड जो लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं? उत्तर मुगल काल। क्या लिख सकते हैं? उत्तर मुगल काल। तो फिलहाल में तो आपको राजा पता होने चाहिए, इनके कौन कौन से राजा क्या थे। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं प्रारंभिक मुगल काल में एक ट्रिक होती है, एक ट्रिक होती है हमारी, जिसे हम कहते हैं भाजशाह। क्या कहते हैं? भाजशाह। तो पहले से होता हमारा बाबर, पहले से क्या होता है? बाबर होता है। दूसरे से हमारा होता है हुमायूं। कौन सा होता है? हुमायूं। तीसरे से हमारा होता है अकबर। और चौथे से हमारा यहाँ होता है जहांगीर। पांचवा जो हमारा वर्ड रहता है वो रहता है शाहजहां। और छठा जो रहता है वर्ड इसमें रहता है, ए से औरंगजेब। तो हमें जो है ना इनको पूरा नहीं पढ़ना है, इनको पूरा पढ़ने के लिए तो मध्यकालीन इतिहास पढ़ना पड़ेगा। हमें केवल डेट पढ़नी है इनकी। हमको जो पढ़ना बेटा वो क्या पढ़ना है? केवल डेट पढ़नी है। जैसे कि 1526 से लेकर 15 पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसको इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 से 1530 तक तो शासन रहा था, वो किसका रहा था? वो बाबर का रहा था बेटा। ठीक है, 1530 के बाद 1556 तक रहा था। किसका? 1530 से लेकर अब 1556 तक रहा था हुमायूं का। परंतु 40 से 55 तक इन्होंने शासन नहीं किया था। 1540 से लेकर 55 शासन नहीं किया था, क्योंकि भारत के एक शासक थे शेर शाह, और उनका सामना इनसे करना पड़ा, और वो उन्होंने इनका जो है शासन यहाँ पर चलने नहीं दिया, और हुमायूं भागम भाग रहे पूरे उसमें। ठीक है, इसके बाद में गद्दी पर नहीं रहे। इसके बाद अकबर का जो काल रहा, अकबर का काल रहा वो कब से कब तक रहा? पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556, पानीपत के द्वितीय युद्ध से लेकर 1605 तक ये जो शासन रहा 1605 तक रहा। अगर हम बात करें कि 1605 से लेकर, अगर हम बात करें जहांगीर का शासन रहा 1605 से लेकर 1627 तक रहा था बेटा। कहाँ तक रहा था? 1627 तक रहा था। अब शाहजहां
और औरंगजेब के शासन में जो है ना लोगों को बहुत परेशानी से हो जाती है, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि कब से कहाँ तक कब तक। तो देखो मैं जो डेट बता रहा हूँ ना आपको वो बहुत अच्छी डेट है, 1627 से लेकर 1657 तक याद रखनी है, 58 नहीं रखनी। कुछ को डाउट होता है 58, नहीं 58 नहीं था, वो 57 ही था यहाँ, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो 1657 से लेकर 1707 तक, वो डेट कौन सी है, 1707 तक। तो ये जो काल था ये था हमारा प्रारंभिक मुगल काल। प्रारंभिक मुगल काल था कि बाबर कब से रहा, 1526 से 30 तक रहा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, 30 तक रहा, 4 साल ज़्यादा समय तक नहीं टिका रहा। हुमायूं जो रहा वो 1530 से लेकर 56 तक रहा। ये भी डेट आपको पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत, जिससे कि हमें पृष्ठभूमि पता चल जाए। अकबर का जो रहा 1556 से 1605 तक रहा। जहांगीर का 1605 से 27 तक याद हो गया होगा। और शाहजहां का 1627 से लेकर 1657 तक। और औरंगजेब का जो है वो 1657 से लेकर 1707 तक। इसके बाद में देख लेते हैं उत्तर मुगल काल में क्या था। उत्तर मुगल काल में कौन कौन से राजा थे। तो सबसे नंबर 1 पर राजा थे वो थे बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम। दूसरे जो राजा थे बहादुर शाह के बाद में आपको याद रखना जहांदर शाह। कौन थे, जहांदर शाह, जहांदर शाह। तीसरा जो इनका नाम आएगा वो आएगा फारूक सियर, फारूक सियर, फारूक सियर। और चौथा जो नाम आएगा यहाँ पर, तो 2 कमजोर शासक थे, एक तो रफीउद्दरजान और एक रफीउद्दौला। रफीउद्दरजान और एक थे रफीउद्दौला। ये 2 कमजोर शासक थे, ठीक है। छठे के रूप में अगर हम यहाँ बात करें तो वो कौन थे, वो थे छठे के रूप में अगर हम बात करें तो मोहम्मद शाह। कौन थे, मोहम्मद शाह। 7वें रूप में जो रहे यहाँ पर मोहम्मद शाह के बाद में जो थोड़ी सी जानकारी है तो वो अहमद शाह। कौन थे, अहमद शाह, अहमद शाह। 8वें पर आलमगीर, आलमगीर द्वितीय। कौन थे, आलमगीर द्वितीय थे, ठीक। इसके बाद में अगर हम बात करें आलमगीर द्वितीय के बाद में अगर देखें तो वो कौन थे, शाह आलम द्वितीय। कौन थे, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। और अगर नेक्स्ट में देखें तो वो कौन थे, शाह आलम द्वितीय के बाद में जो थे वो थे अकबर द्वितीय। कौन थे, अकबर द्वितीय थे। और अगर नेक्स्ट में देखें तो अकबर द्वितीय के बाद में जो थे वो कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। अगर हम इनके शासन की बात करें तो 1707 से लेकर 1712 तक, 1707 से लेकर 1712 तक इनका शासन रहा था। 1707 से 12 तक इनका शासन। 1712 से लेकर इनका शासन बहुत कम समय तक रहा था, केवल 1 साल रहा था, 13 तक। यानी कि 13 तक अगर हम बात करें 1713 से लेकर तो ये 19 तक रहे थे, 19 तक रहे थे। अगर इनकी बात करें तो फरवरी से जून तक, फरवरी से जून तक ये रहे थे 1719 तक। अगर बात करें तो जून से सितंबर तक, जून से सितंबर तक 1719 तक रहे थे ये रफीउद्दौला। अगर मोहम्मद शाह की अगर हम बात करें मोहम्मद शाह की तो 1719 से 48 तक रहे थे। 1719 से 48 तक रहे। अगर शाह आलम की बात करें तो देखो शाह आलम में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 48 से लेकर ये जो रहे थे 48 से 54 तक रहे थे। 1748 से लेकर ये 54 तक रहे थे, ठीक है। अब ये 1754 से लेकर ये रहे, ये 58 तक रहे, 1758 तक ये लोग ये रहे, ठीक है। इसके बाद में शाह आलम द्वितीय 58 से लेकर, शाह आलम द्वितीय यानी 59 से लेकर 1806 तक, यानी कि 1759 से लेकर और 1806 तक ये रहे, ठीक है। अगर हम बात करें 1806 से लेकर अकबर द्वितीय जो 1806 से लेकर 1837 तक, 1837 तक रहे। अगर बात करते हैं बहादुर शाह की बात तो 1837 से लेकर 1857 तक, 1857 तक ये लोग यहाँ तक रहे, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा सा याद रखना है कि क्या है। तो इनका एक क्रम हो गया है, इनका एक क्रम हो गया मुगल काल, यानी कि एक ठीक है बादशाह से वैसा बाबर, ऐसा हुमायूं, ऐसा अकबर, जहाँ से जहांगीर, ऐसा शाहजहां और ऐसे औरंगजेब। तो इनकी डेट याद कर लेंगे। फिर यहाँ पर है उत्तर मुगल काल, इनके कुछ शासक हैं उनकी डेट याद कर लेना कि बहादुर शाह प्रथम, इन्हें 1707 में से लेकर 1712 तक, इन्हें शाह बेखबर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको,
शाहे बेखबर। क्या कहते हैं? शाहे बेखबर कहते हैं। जहांदर खां को क्या कहा जाता था? लंपट मूर्ख कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? लंपट मूर्ख कहा जाता था। ठीक है। फर्रुख शेर जो था वो घृणित कायर। क्या कहते थे इसको? घृणित कायर। घृणित कायर इसको क्या कहा जाता था भैया? घृणित कायर कहा जाता था। रफीउद्दौला ये जो है ये कोई इतना सास है नहीं। अब है शाह आलम, इनको क्या कहा जाता था? मोहम्मद शाह को सॉरी रंगीला बादशाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रंगीला बादशाह कहा जाता था। ठीक है। और इसके बाद में आपको जो बहादुर शाह द्वितीय है उनको क्या कहा जाता है? इन्हें जफर कहा जाता था। जफर कहा जाता था। ठीक है। और इनका नाम हो जाता था, जफर नाम से कविता लिखते थे और बहादुर शाह जफर। तो एक नज़र हमारी उत्तर मुगल काल की ये है। अब जो है हम नेक्स्ट सेशन में जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे उत्तर मुगल काल में एक एक शासक की कि बहादुर शाह जफर के क्या कुछ काम थे, कुछ विशेष काम क्या थे, क्या उनकी मतलब विशेषता थी और क्या उन्होंने किस तरीके से करा। तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि क्या है, या आप अपने इसको नोट कर सकते हो। ठीक है। तो ये उत्तर मुगल काल, इसके बिना जो है हमारा आगे का जो आधुनिक इतिहास है वो समझ में आएगा नहीं जब तक हम इसको भी तैयार नहीं करेंगे। ठीक है। चलो एक बार और देख लेते हैं। बहादुर शाह, देखो याद करने का ट्रिक बताओ। बहादुर शाह जफर, उसके बाद बहादुर शाह जहादर, बहादुर शाह जहादर शाह, तो दोनों में लगा हुआ है शाह। दो दो करके करिए याद, दो दो करके याद करिए। बहादुर शाह और जहादर शाह, तो दोनों में है शाह। इसके बाद में फर्रुख शेर, फिर है रफीउद्दौला और रफीउद्दरजान, इन दोनों को याद कर लीजिए। रफीउद्दौला, रफीउद्दरजान, डेट याद हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये शासक याद होने चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर मोहम्मद शाह और अहमद शाह, इन दोनों में क्या लगा हुआ है? शाह लगा हुआ है। तो देखिए मोहम्मद जो लगता है वो नाम के पहले लगता है, तो पहले आएगा मोहम्मद, और शाह जो लगता है, अहमद जो लगता है वो लगता है बाद में, तो मोहम्मद के बाद में अहमद आएगा। जब नाम लिखा जाता है ना मोहम्मद सलीम अहमद, इस तरीके से, तो मोहम्मद सलीम अहमद, तो पहले मोहम्मद फिर सलीम फिर अहमद, तो नाम के पहले आता मोहम्मद, तो पहला आगा मोहम्मद फिर आगा अहमद। ठीक है। फिर उसके बाद में आलम, आलम भी क्या आता है? नाम के बाद में आता है। जैसे आमिर आलम, ठीक है, तो आमिर नाम आ गया, आलम बाद में लिखा जाएगा, तो अहमद के बाद में क्या आगा? आलम। तो ये क्या हो गया? देखिए याद रखिए, ये दो याद कर लीजिए, मोहम्मद शाह अहमद शाह, दोनों के बाद में क्या लगा हुआ है? शाह। यहाँ पर क्या है? बहादुर शाह और जहांदर शाह। ठीक है। इसके बाद में आता है आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, तो आलमगीर को छोड़ दो। ठीक है। और शाह और आलम को दोनों को उठा लो यहाँ से। देखिए शाह आलम, यहाँ से शाह उठाया और यहाँ आलम उठाया, हो गया याद? शाह आलम। ठीक है। यहाँ से शाह उठाया और यहाँ से क्या उठाया? आलम, आगे का नाम आ गया शाह आलम। उसके बाद में आया अकबर द्वितीय। ठीक है। अकबर द्वितीय, राजा राम मोहन राय के राजा की उपाधि जो थी अकबर द्वितीय नहीं दी थी, ये वही हैं। ठीक है। बहादुर शाह ये द्वितीय हैं और इन्हें क्या कहते थे? जफर कहते थे। समझ गए? इन्हें क्या कहते थे? जफर कहते थे। तो ये था हमारा उत्तर मुगल काल। ठीक है। अब इस तरह का सेशन जो है बहुत जल्द आपके सामने होगा। ठीक है। तो आज तक के लिए केवल इतना। नेक्स्ट सेशन जो है हम बहुत जल्दी मिलते हैं और उत्तर मुगल काल के बारे में बात करेंगे कि किस राजा ने क्या करा, फिर प्लासी का युद्ध क्या हुआ, किस तरीके से अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध किया, किस तरीके से अपनी सत्ता जो है स्थापित की। ठीक है। तो ऐसी विशेष जानकारियों के लिए आप जुड़े रहो हमारे यूट्यूब चैनल से। और हाँ, जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों ऐसा होता है कि हम जो है अपना प्रयास कर रहे हैं जो आपकी कामयाबी को और भी बेहतर ढंग से करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारी वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है, तो एक लाइक तो बनता है। तो जय हिंद, जय भारत।